इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसीलिए MON। और इसका उपयोग किया जाता है इंजनों में ऑक्सीडाइजर के रूप में। इसका ऑक्सीडाइजर के रूप में इसका ये यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये एक गलती हो गई है, इसको मैं सुधार दूंगा अलग से भी। ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, ये गलती से ही ऊपर वाला यहाँ पर लिखा गया है, ये गलत है। मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है ये जो हमारे ठोस और द्रव नोदक द्रव और ठोस नोदक के साथ मिश्रित ऑक्सीडाइजर को हम MON कहते हैं, मिक्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें नाइट्रोजन के अलग अलग जो ऑक्साइड होते हैं वे सारे यहाँ पर साथ में मिश्रित होते हैं, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये सारे जो हैं ये एक साथ मिले हुए होते हैं, तो एक साथ मिश्रित ऑक्सीडाइजर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये नोदक के साथ हम इसे मिलाते हैं। तो ये हो गई सारी हमारी ईंधनों की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के बारे में। तो देखिए यहां तक हम ये जानते हैं कि कैसे हमने क्या क्या हमें करना पड़ता है उपग्रहों को भेजने के लिए, कैसे भेजते हैं, कक्षाएं क्या होती हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं, कौन कौन से प्रक्षेपक हैं, ये सारी बातें हमने समझी। अब इन सब के पीछे किसका हाथ है? इसरो का हाथ है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो तो इसरो क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO, इसरो। तो अब जब हम इसरो की जब बात करते हैं तो यहाँ पर इसरो के बारे में कुछ बातें समझना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले इसरो का जो विजन कथन है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यानी इसरो क्या करता है? तो अंतरिक्ष विज्ञान में अनुसंधान व ग्रहीय अन्वेषण के साथ साथ राष्ट्रीय विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना। तो अब यहाँ पर ये बात याद रखें कि सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई कार्य है जिसको इसरो देखता है तो वो है राष्ट्रीय विकास, कि किस प्रकार से राष्ट्रीय विकास या भारतीय समाज को किस प्रकार से अंतरिक्ष विज्ञान के माध्यम से किसी ना किसी प्रकार से मदद की जा सके। और इसीलिए आप पाएंगे कि देखिए अंतरिक्ष विज्ञान या फिर अंतरिक्ष अन्वेषण किसी अवलोकन से संबंधित जितने भी आज तक हम लोगों ने उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं उनकी संख्या बहुत कम है। आप बड़े आराम से गिन भी सकते हैं कि कितने सारे ऐसे उपग्रह हैं जिनका कि भारतीय समाज से कोई सीधे सीधे संबंध नहीं है, यानी भारतीय समाज के उत्थान के लिए किसी तरह से संबंधित नहीं है। तो कितने सारे वैसे हैं? बस एक चंद्रयान 1, 2, 3, मंगलयान 4, एस्ट्रोसैट 5, आदित्य L1 6 और अभी आने वाला गगनयान मिशन 7। तो कुल मिलाकर के बस इतने ही ऐसे उपग्रह हैं जो सीधे सीधे राष्ट्रीय विकास से संबंधित नहीं है, उनका सीधा संबंध राष्ट्रीय विकास से नहीं है। और दूसरी ओर अगर हम भू अवलोकन की बात करें तो लगभग 60-70 ऐसे उपग्रह हैं जिनका हम अभी तक प्रमोशन कर चुके हैं। संचार उपग्रहों में भी 20-30 से ज्यादा उपग्रह हैं जिनका हम लोग प्रमोशन कर चुके हैं। तो जहां तक बात है किसी कार्य की, किसी अनुप्रयोग की, किसी विकास संबंधी कार्यक्रम की, तो वहां पर इसरो ने ज्यादा कार्य किया है और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान थोड़ा कम किया है। और मिशन में यही सारी बातें लिखी गई, तो मिशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो एक कथन है विजन
ये ज़रूर आप याद रखें। तो मिशन में यही लिखा हुआ है कि क्या-क्या इसरो करता है। तो प्रक्षेपक वाहन बनेंगे, उसके बाद फिर अलग-अलग प्रकार के कार्य के लिए इनका उपयोग किया जाएगा, दूरसंचार संबंधित कार्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। उसके बाद फिर सुदूर संवेदन उपग्रह यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग का उपयोग किया जाएगा, जो कि भू अवलोकन उपग्रह के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर सामाजिक विकास तथा आपदा प्रबंधन के लिए सहायक, फिर गृह अन्वेषण के कार्य में भी उपयोगी। तो इसीलिए इस प्रकार से अलग-अलग तरह से हम देखते हैं कि इनका उपयोग किया जाता है। अब इसरो के संगठनात्मक संरचना के बारे में भी समझिए कि ये संगठन के अंतर्गत क्या-क्या है और ये जो सारे छोटी-छोटी इकाइयाँ हैं, इन इकाइयों का क्या कार्य होता है। अब देखिए सारी इकाइयों के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ इकाइयाँ हैं जिनका कार्य बहुत प्रमुख है, तो उनके कार्यों को समझते हैं और बिल्कुल एक-एक शब्द में समझिए, बिल्कुल एक-एक वाक्य में समझिए। तो एक-एक करके देखते हैं सारा। तो सबसे पहले देखिए ये जो यहाँ पर ये लाइन है, ये सारी जो इकाइयाँ हैं, ये सारी इकाइयाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण ये सारी इकाइयाँ हैं। इसके अलावा ये 2 इकाइयाँ एनएसआईएल और अंतरिक्ष ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक ये इकाई इन स्पेस, ये महत्वपूर्ण है। तो इनके बारे में हमें जानना है कि ये सारे आखिर क्या हैं और ये क्या कार्य करते हैं। तो शुरुआत करते हैं नीचे वाली लाइन से। सबसे पहले वीएसएससी जो कि है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ भी है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का कार्य क्या है? बिल्कुल छोटा सा कार्य है और इनका कार्य है कि प्रक्षेपक संबंधी कोई भी कार्य करना। ठीक है? प्रक्षेपण संबंधी जो भी प्रौद्योगिकी है उस पर कार्य कहाँ पर होगा? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में होगा। तो जो भी चाहे पीएसएलवी हो, जीएसएलवी हो, एसएसएलवी हो, जो भी है वो सब यहीं पर बनेगा और केवल बनेगा ही नहीं बल्कि उसमें छोटे से छोटे उपकरण भी जो होंगे वो सब यहीं बनेंगे। यहाँ तक कि इसके ऊपर पेंट कौन-सा लगेगा वो भी यहीं पर बनता है। तो सारी चीज़ें जो होंगी प्रक्षेपक से संबंधित जो भी कार्य होगा वो सब यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम्स सेंटर एलपीएससी। इसका कार्य होता है नोदक पर कार्य करना। ठीक है? जो भी नोदक संबंधी कार्य होगा वो यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद है सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी एसडीएससी। तो ये हमारे लिए यहाँ पर से हम देखते हैं कि यहाँ सारे जो प्रक्षेपण है भारत के वो यहाँ से किए जाते हैं। श्रीहरिकोटा में ये स्थित है। तो ये हमारी प्रक्षेपण अवसंरचना है। ठीक है? ये हमारी प्रक्षेपण अवसंरचना है। इसके बाद है यूआरएससी यानी यूआर राव सैटेलाइट सेंटर। तो यूआर राव सैटेलाइट सेंटर वो इकाई है जहां पर उपग्रहों का निर्माण किया जाता है। उपग्रहों का निर्माण हम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद फिर है उसके बाद है स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर एसएसी। तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में जितने भी छोटे-छोटे उपकरण हैं या मान लीजिए संवेदक हैं यानी सेंसर हैं, तो ये सब जिसका उपग्रह में उपयोग होना है, उन सब का यहाँ पर हम देखते हैं कि विकास यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। तो यह वो इकाई है जहां पर जितने भी आंकड़े जितने भी आंकड़े भू अवलोकन उपग्रहों से प्राप्त होते हैं वो सब यहीं पर आते हैं। तो भू अवलोकन
ठीक है? भू अवलोकन उपग्रह के आंकड़ों का प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, यानी डेटा प्रोसेसिंग ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। तो जो भी वहां से जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे, बहुत सारे चित्र होंगे, वीडियो होंगे, इन सब का प्रसंस्करण कहाँ किया जाता है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर पे। तो ये सारे जो इकाइयाँ हैं, ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं, लगभग 15-20 साल से ये इकाइयाँ हैं। एक नई इकाई जो 2019 में यहाँ पर जोड़ी गई, वो है HSFC यानी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर। और ये जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि जो भी हमारे भविष्य में जो भी इस प्रकार के सारे मिशन हमारे होंगे, जहाँ पर हमें मानव को भेजना है किसी मिशन में, तो वहाँ पर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कार्य करेगा। तो यहाँ पर तो ये याद रखें, इसको सबसे प्रमुखता यहाँ पर अभी गगनयान मिशन के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। गगनयान मिशन के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है? तो गगनयान मिशन तथा भावी जितने भी मानव अंतरिक्ष मिशन होंगे, उसमें यहाँ पर HSFC कार्य करेगा। तो ये सारे हो गए जो सबसे प्रमुख इकाइयाँ हैं। इसके अलावा 2 और इकाई यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, जो कि है अंतरिक्ष और NSIL। तो ये दोनों अंतरिक्ष और NSIL जो है, इन दोनों का कार्य क्या है? इन दोनों का कार्य है कि जितने भी प्रकार के वाणिज्यिक कार्य हैं, जितने भी प्रकार के बजट संबंधी या पैसे संबंधी या मार्केटिंग संबंधी जो कार्य है, वो सारा कार्य जो है, आप पाएँगे कि वो इन दोनों के माध्यम से किया जाता है। तो इसीलिए इन दोनों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक प्रकार से समझ लीजिए कि ये एक व्यावसायिक इकाई या वाणिज्यिक इकाई के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो इसको इन दोनों को इसरो की वाणिज्यिक भुजा के रूप में देखा जाता है। ठीक है? इसरो की वाणिज्यिक भुजा के रूप में इन दोनों को देखा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा विवाद भी है कि अंतरिक्ष यहाँ पर काफ़ी समय से है, अंतरिक्ष को यहाँ पर लगभग 20 साल हो चुके हैं, और NSIL को तो 2019 में, ये भी 2019 में आया है। तो 2019 में आया और अंतरिक्ष तो लगभग 20 साल से है। तो बात ये उठी कि जब अंतरिक्ष था, तो वैसे में फिर आपको NSIL की क्या आवश्यकता पड़ी? कि तो इस बात को लेकर के काफ़ी प्रश्न भी उठाए गए। तो सरकार ने इसके ऊपर जवाब भी संसद में दिया था कि आखिर इन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा? तो उन्होंने ये कहा था कि इसमें अंतरिक्ष जो है, अंतरिक्ष होगा आपूर्ति आधारित, होगा, और NSIL के बारे में इन्होंने कहा कि NSIL होगा मांग आधारित। अब इसका मतलब क्या निकलता है कि मांग आधारित और आपूर्ति आधारित का मतलब क्या है? तो यहाँ पर सरकार ने ये समझाया था संसद में कि अंतरिक्ष का कार्य होगा कि हमारे पास जो प्रणालियाँ पहले से हैं, हमारे पास जो प्रौद्योगिकी पहले से है, हमारे पास जो उत्पाद पहले से है, यदि वो हमसे कोई माँगता है या उससे संबंधित कोई व्यापार है, तब वहाँ पर अंतरिक्ष का कार्य होगा। तो इसीलिए इसको आपूर्ति आधारित कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे पास पहले से है वो, आप बस हमारे पास आकर के खरीद रहे हैं। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे मेरे मेरी कोई किराने की दुकान हो, तो आप मेरे पास आकर के कोई भी दिनचर्या का सामान आप मेरे से खरीदते होंगे। तो इसको आपूर्ति आधारित कहा जा रहा है कि आपके पास पहले से वो सारे सामान थे, आप बस ये जो व्यापार है, वो कर रहे हैं। उसके बाद फिर NSIL के बारे में कहा गया कि NSIL है मांग आधारित। मांग आधारित का मतलब क्या हुआ कि यदि मान लीजिए कोई भी स्पेस एजेंसी है या कोई भी निजी कंपनी वगैरह है, जो चाहती है मान लीजिए कि भारत उनके लिए कोई प्रक्षेपण करे, या भारत उनके या इसरो उनके रॉकेट को
लॉन्च कर दे। तो रॉकेट को लॉन्च करवाने के लिए उन्हें एनएसआईएल के पास आना पड़ेगा, क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए पहले से हमारे पास तो प्रक्षेपक बने हुए नहीं होंगे, प्रक्षेपक बनाए जाएँगे उसी के हिसाब से। तो इसीलिए इसको माँग आधारित कहा गया, ठीक है? तो इसीलिए ये उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष होगा आपूर्ति आधारित और एनएसआईएल होगा माँग आधारित, तो ये अंतर होगा इन दोनों के बीच में। इसके बाद है इन स्पेस। इन स्पेस का कार्य क्या है? इन स्पेस है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका कार्य है कि जितनी भी निजी कंपनियां हैं, निजी कंपनियों को सहायता देना। निजी कंपनियों को सहायता देना, निजी कंपनियों की को मदद करना और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना। तो हमने ये देखा है कि यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम इन स्पेस जो है वो अ, एक प्रकार से जो कह लीजिए कि जो अनुमति है या जो प्राधिकरण है जो चाहिए होगा निजी कंपनियों को, वो भी इसी के माध्यम से मिलेगा और जितनी भी सहायता की भी आवश्यकता है, वो सहायता भी यहीं से उन्हें प्राप्त होगी। तो निजी कंपनियों या इकाइयों को सहायता तथा अनुमति। तो ये जो है, ये कहाँ से प्राप्त होगा? ये इनस्पेस से प्राप्त होगा। तो इसे भी ये भी बहुत नया है, ये 2000 वर्ष 2020 में इसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का भाग बनाया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है ये सारी इकाइयाँ हैं जो कि महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाती हैं। बाकी इकाइयाँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं, तो इसलिए मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहा। लेकिन ये सारी इकाइयों के बारे में जो हमने पढ़ा, इनके बारे में एक-एक वाक्य में बस जानें, लेकिन जानना ज़रूरी है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं, तो इसरो की ये सारी इकाइयाँ, अलग-अलग इकाइयों के बारे में हमने पढ़ा, तो ज़्यादातर आप पाएँगे कि ज़्यादातर जो इकाइयाँ हैं, वो सारी बैंगलोर में ही स्थित हैं। ज़्यादातर जो इकाइयाँ हैं, वो सब की सब बैंगलोर में स्थित हैं। एक जगह पे इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो भी यहीं बैंगलोर में ही है। उसके अलावा फिर आप पाएँगे कि एलपीएससी भी यहीं पर है। इसरो सैटेलाइट सेंटर जो कि अब यूआरएससी हो चुका है, वो भी यहीं पर स्थित है। तो ये सारे जो महत्वपूर्ण हैं, ये सब के सब यहीं पर एक जगह पर हैं। इसके अलावा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर थिरुवनंतपुरम यानी केरल में है। श्रीहरिकोटा यहाँ पर है, यहीं पर से हम अपने सारे सैटेलाइट, सारे उपग्रहों का प्रमोशन यहीं से करते हैं। फिर एनआरएससी यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद में है और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये अहमदाबाद में है। तो ये सारे जो सबसे प्रमुख हैं, यही सारे हैं, यही सारे सबसे प्रमुख इकाइयाँ हैं। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो हिस्से हैं, ज़्यादातर जो इकाइयाँ हैं, वो सब दक्षिण भारत में है। ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं, वो सब की सब दक्षिण भारत में है और उत्तर भारत में नहीं है, है ना? उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है, ये आप सोच सकते हैं कि ज़्यादातर जो इकाइयाँ हैं, ज़्यादातर जो सारे भाग हैं इसरो के, ये दक्षिण भारत में क्यों हैं और उत्तर भारत में क्यों नहीं है? हाँ, समुद्र के पास में है, कई लोगों ने आप लोगों ने लिखा है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमें जो प्रमोशन करना है, वो श्रीहरिकोटा से करना है, जो कि यहाँ भारत के पूर्वी तट पर है। अब मान लीजिए कि सैटेलाइट का निर्माण हम दिल्ली में बैठकर कर रहे होते, तो दिल्ली से सैटेलाइट को लेकर के आना होगा श्रीहरिकोटा तक, जो कि बहुत ही कठिन है। और यही अगर मान लीजिए कि थिरुवनंतपुरम में बन रहा है या बैंगलोर में बन रहा है, तो वहाँ से बैंगलोर से श्रीहरिकोटा लगभग 5-6 घंटे का रास्ता है, तो बहुत आसानी से वहाँ पहुँचा जा सकता है। इसलिए ऐसा किया जाता है और इसलिए हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो इकाइयाँ हैं, वे सब की सब दक्षिण भारत में स्थित हैं। अब यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब हम इन सारी इकाइयों की बात कर रहे हैं, तो
आप में से किसी ने पूछा भी था और उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा भी करते हैं कि आखिर हम ये सब कुछ श्रीहरिकोटा से क्यों करते हैं? श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण क्यों करते हैं? ये एक तो ये प्रश्न है मेरा कि श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण क्यों करते हैं? और इसका मैं पहले उत्तर आपसे जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा आपको। आप पहले बताइए मुझे कि आपके हिसाब से श्रीहरिकोटा का उपयोग क्यों किया जा रहा है? सुष्मिता आपने सही लिखा है। योगेश आपने सही लिखा है। कृष्णपाल आपने सही लिखा है। संजय आपने भी बिल्कुल सही बात लिखी है। आशुतोष आपने भी सही लिखा है, ज़ुल्फ़कार सही, चलिए बहुत लोगों ने बहुत सही उत्तर लिखा है। सबके तो उत्तर मैं नहीं देख पाऊँगा, लेकिन हाँ, कई लोगों ने सही उत्तर लिखा है। तो देखिए, 2 प्रमुख बातें ज समझिए कि जब भी हम प्रक्षेपण करते हैं, 2 बातें आपको यहाँ समझना होगा। प्रक्षेपण प्रक्षेपण हमेशा पूर्वी दिशा में की जाती है। हमेशा पूर्वी दिशा में की जाती है। प्रक्षेपण हमेशा पूर्वी दिशा में की जाती है और हमेशा भूमध्य रेखा के निकट से की जाती है। अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर अब श्रीहरिकोटा क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि यदि आप मान लीजिए कि भारत के मानचित्र को देखें, तो भारत के मानचित्र का ये वाला भाग है और यहाँ पर स्थित है आपका श्रीहरिकोटा, ठीक है? यहाँ पर स्थित है श्रीहरिकोटा। अब क्योंकि हमें पूर्वी दिशा में हमेशा प्रक्षेपण करना है, मान लीजिए कि हम पश्चिमी तट से करते प्रक्षेपण। अगर मान लीजिए कि प्रक्षेपण हम कहीं पश्चिमी तट से कर रहे होते, तो प्रक्षेपण तो हमेशा पूर्वी दिशा में करेंगे और पूर्वी दिशा में अगर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें भारत के ऊपर से प्रक्षेपण करना होगा, है ना? भारत के भूभाग के ऊपर से प्रक्षेपण करना होगा, जो कि थोड़ा-सा खतरनाक तो है। अगर मान लीजिए कि कुछ हो ही जाए प्रक्षेपण के दौरान या सैटेलाइट आपका जो है वो विफल हो जाए, फेल कर जाए और गिर जाए, तो सोचिए कैसा जान-माल का नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी भी अ अ, पश्चिमी तट का उपयोग नहीं करते, ठीक है? कभी भी पश्चिमी तट का उपयोग नहीं करते क्योंकि वहाँ से अगर हम प्रक्षेपण करेंगे, तो पूर्वी दिशा में क्योंकि प्रक्षेपण करेंगे, तो पूर्वी दिशा में प्रक्षेपण करने के दौरान ये पृथ्वी भारत के भूभाग के ऊपर से उड़ेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखना है। अब ये भी मुझे बताइए कि आखिर पूर्वी दिशा में क्यों की जाती है? ये जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्रक्षेपण सदा ही पूर्वी दिशा में की जाती है, ऐसा क्यों? पूर्वी दिशा में क्यों करते हैं? हाँ, पृथ्वी का रोटेशन, बिल्कुल सही बात। पृथ्वी का घूर्णन। तो हमें ये पता है पूर्वी दिशा में क्यों की जाती है? क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन क्या है?
पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व दिशा में है। पश्चिम से पूर्व दिशा में होती है, जिससे इसलिए यदि प्रक्षेपण पूर्व में की जाएगी तो कम ईंधन से काम हो जाएगा। और यही आप विपरीत दिशा में अगर कार्य करेंगे, तो फिर आपको ज़्यादा ईंधन लगाना पड़ेगा, ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी और आसान नहीं होगा आपके लिए। तो इसीलिए हमेशा प्रक्षेपण जब भी करते हैं, तो पूर्व की दिशा में करते हैं। तो इसलिए हमें श्रीहरिकोटा में करना हो क्योंकि ये पूर्वी तट पर है। दूसरी बात ये है कि भूमध्य रेखा के निकट से की जाती है। हमेशा प्रक्षेपण जब भी हम करते हैं, तो हमेशा भूमध्य रेखा के निकट से करते हैं। अब ऐसा क्यों है? भूमध्य रेखा के निकट से क्यों किया जाता है? ये अगर कोई मुझे बताए? तो इसका हाँ, इसका उत्तर 2 कारण हैं जो आप लोगों ने लिखा भी है। एक तो कोरियोलिस फ़ोर्स एक कारण हो जाता है और गुरुत्वाकर्षण दूसरा कारण हो जाता है। क्योंकि भूमध्य रेखा जब हम बात करते हैं भूमध्य रेखा और ध्रुवों की, तो भूमध्य रेखा पर जो कुल भूमध्य रेखा की जहाँ तक बात है, तो इतना याद रखेंगे कि भूमध्य रेखा पर जो गुरुत्वाकर्षण है, वो कम होता है। ठीक है? भूमध्य रेखा पर एक तो गुरुत्व कम होता है, ठीक है? गुरुत्व कम होता है और दूसरी बात ये होती है कि अगर जो पृथ्वी के घूर्णन की भी जो बात हो रही है, जो यहाँ पर आपने कोरियोलिस फ़ोर्स की बात की है, तो कोरियोलिस फ़ोर्स भी एक कारण हो जाता है। तो कोरियोलिस फ़ोर्स भी एक हो जाता है क्योंकि हम यह भी देखते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो घूर्णन की जो गति है, वो सबसे कम होती है, ठीक है? तो घूर्णन की गति जो है, वो आप पाएँगे कि जहाँ जहाँ तक बात है अगर तुलना अगर आप करेंगे, तो ध्रुव और भूमध्य रेखा की, तो आप पाएँगे कि रोटेशन जो होता है वो इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर वो कम हो उसकी जो स्पीड होती है उस माफ़ कीजिए कम नहीं सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि घूर्णन गति सर्वाधिक होती है, ठीक है? घूर्णन गति सर्वाधिक होती है। लगभग मेरे हिसाब से ये 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार यहाँ पर होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे कारण हो जाते हैं क्यों हम भूमध्य रेखा के निकट रहते हैं। तो इसीलिए 2 बातें याद रखेंगे कि पहला भूमध्य रेखा के निकट से हमेशा प्रक्षेपण करते हैं और दूसरा कि जब भी प्रक्षेपण करते हैं तो हमेशा पूर्व की दिशा में करते हैं। तो इसीलिए ये दोनों बातों को ध्यान रखते हुए हम क्या देखते हैं कि श्रीहरिकोटा को चुना गया। अब यहाँ पर एक और आपको याद रखना है कि एक और तो हमारा श्रीहरिकोटा तो यहाँ पर है। श्रीहरिकोटा यहाँ पर है। एक और याद रखेंगे आजकल समाचारों में रह रहा है, ये है कुलशेखरापट्टनम।
ठीक है? कुलशेखरापट्टनम, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल नीचे की ओर तमिलनाडु में ये स्थित है। अब ये जो कुलशेखरापट्टनम है, यहाँ पर से भी आगे जाकर के हम करना चाहते हैं, यहाँ पर से भी हम चाहते हैं कि आगे जाकर के हमारे जो प्रक्षेपण है, वो यहाँ से किए जाएँ। अब कुलशेखरापट्टनम को क्यों चुना जा रहा है, इसको भी समझिए। श्रीहरिकोटा से जब हम लॉन्च करते हैं, आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर है श्रीलंका, है ना? यहाँ पर है श्रीलंका। तो अब जब हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं, तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च तो करेंगे तो हम चाहेंगे कि भूमध्य रेखा की ओर लॉन्च करें, है ना? तो भूमध्य रेखा की ओर लॉन्च करने के लिए यहाँ पर से अगर हम जाएँगे तो ये श्रीलंका के ऊपर से जाना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए हमें थोड़ा-सा इस प्रकार से जाना पड़ता है। तो वैसे में ये जो कुल पथ है, ये कुल पथ लंबा हो जाता है। अब कुलशेखरापट्टनम में क्या है कि यहाँ पर से हम सीधे श्रीलंका को बिना श्रीलंका को छुए हुए नीचे भूमध्य रेखा की ओर जा सकते हैं। श्रीहरिकोटा से वैसा नहीं कर सकते थे क्योंकि श्रीहरिकोटा से अगर जाएँगे तो वो श्रीलंका के ऊपर से होता हुआ जाएगा। तो केवल आपको भारतीय लोगों के जीवन के बारे में नहीं सोचना है, श्रीलंका के लोगों के का भी जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए श्रीहरिकोटा से जब हम प्रक्षेपण करते हैं तो थोड़ा-सा लंबा हमें पथ खींचना पड़ता है और वही लंबा पथ हमें कुलशेखरपट्टनम से नहीं खींचना पड़ेगा। तो इसलिए कुलशेखरपट्टनम में भी हम देख रहे हैं कि आज के दिन में इसका विकास किया जा रहा है। तो ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। अब आगे है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये एक ऐसा अंतरिक्ष स्टेशन है जो कि निम्न भू कक्षा पर जिसे रखा गया है और निम्न भू कक्षा पर यहाँ पर 5 एजेंसियों द्वारा नासा अमेरिका का, रॉसकॉस्मोस रूस का, जाक्सा जापान का, यूरोपीय स्पेस एजेंसी यूरोप का और कैनेडियन स्पेस एजेंसी कनाडा का। ये 5 हैं जो जिन्होंने मिलकर ये 5 एजेंसियाँ जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की। यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं, अलग-अलग प्रकार के शोध किए जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं। साथ ही साथ जो भी निम्न भू कक्षा में जो भी उपग्रह स्थापित हैं, उनको भी यहाँ से मदद प्राप्त होती है। उनको भी मदद किया जाता है यहाँ से। तो ये सारे कार्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन करता है। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है, ये पिछले 1-2 साल से समाचार में रहा है और समाचार में रहने के पीछे इसका कारण ये है कि हमने ये भी देखा है कि जब से रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ, तो उसके बाद से सबसे पहले जो बाकी राष्ट्र हैं, उन्होंने कहा कि हम किसी भी योजना पर, किसी भी परियोजना पर हम रूस के साथ बैठकर काम नहीं करना चाहते। तो वैसे ही यहाँ पर भी बात उठी कि कई सारे यहाँ पर अमेरिका ने और बाकी यूरोपीय देशों ने कहा कि वो रूस के साथ यहाँ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कार्य नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा कि नहीं रूस को यहाँ से हटना होगा। रूस ने कहा कि देखिए इसका संचालन सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं, तो हमारे बिना आपका काम तो होगा नहीं। लेकिन बाद में फिर रूस ने कहा कि नहीं हम इससे बाहर निकल जाएँगे और हम अपना स्वयं का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएँगे। तो इसलिए इन सब कारणों से हमने देखा कि ये समाचारों में पिछले कुछ अ, वर्षों से ये बना हुआ है। ठीक है? तो इसीलिए इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि ये क्यों समाचार में है। इसके बाद फिर एक अंतिम टॉपिक है अंतरिक्ष मलबा, यानी स्पेस डेब्रीज जिसको कहते हैं। तो अंतरिक्ष मलबा का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष मलबा का मतलब होता है कि अंतरिक्ष में मनुष्यों द्वारा जो छोड़ी गई मशीनरी या मलबे के टुकड़े होते हैं, उसको कहते हैं। अब जैसे इतने सारे उपग्रह हैं जिनका प्रमोशन किया जा रहा है, विशेषकर निम्न भू कक्षा में जो उपग्रह हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बहुत अधिक संख्या में उपग्रहों को प्रमोशित किया गया है। अब वैसे में हमें यह देखने को मिलता है कि ये सारे जो मलबे जो बन जाते हैं क्योंकि हमने बात की कि 2 से 5 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा वो वहाँ पे रहते हैं और उसके बाद तो फिर वो किसी किसी कार्य के नहीं रह जाते। तो वहाँ पर हमने देखा कि इसका उपयोग
इसके कारण हमने देखा कि यहाँ पर मलबा बढ़ने लग गया, यहाँ पर अपशिष्ट बढ़ने लग गया और धीरे-धीरे ये जो मलबा यहाँ पर जमा होता जा रहा है, ये काफ़ी चिंता का कारण बन रहा है। क्योंकि नए-नए जो भी उपग्रह यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, संभावना यह है कि यहाँ पर जो मलबे बच गए हैं, वो पुराने जितने भी हमारे उपग्रह हैं, उनके जो मलबे बच गए हैं, उनसे जाकर के नया कोई भी सैटेलाइट टकरा सकता है। नया कोई भी उपग्रह हमारा टकरा सकता है और इसके कारण दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए आज हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे ये जो स्थिति है, ये थोड़ी-सी गंभीर होती जा रही है। जैसे अगर आप अंतरिक्ष वस्तुओं का विवरण अगर आप देखेंगे, तो कुल मिलाकर के केवल 7% ऐसे उपग्रह हैं जो कि आज संचालन जिनका हो रहा है और इसके अलावा आप ये देखिए कि 65% ऐसे उपग्रह हैं जो आज कार्यरत नहीं हैं, जिनका कार्य समाप्त हो चुका है और 28% छोटे-छोटे मलबे के टुकड़े हैं, छोटे-छोटे फ्रैगमेंट हैं। तो ये मिला कर के कुल अगर आप केवल आंकड़ों पर ध्यान दें, तो कुल 2000 से 3000 सक्रिय उपग्रह होंगे, 4000 उपग्रह ऐसे हैं जो कि निष्क्रिय हो चुके हैं, 34,000 ऐसे टुकड़े हैं जो कि 10 सेंटीमीटर से बड़े टुकड़े हैं और 128 अरब ऐसे टुकड़े हैं जो कि 1 मिलीमीटर से भी 1 मिलीमीटर से बड़े टुकड़े हैं। तो इतने बड़ी मात्रा में आज के दिन हमें देखने को मिलता है कि ये अंतरिक्ष में मलबे जमा होते जा रहे हैं और विशेषकर निम्न भू कक्षा में ये सारे मलबे जो हैं, ये जमा होते जा रहे हैं। तो धीरे-धीरे ये बहुत बड़ी समस्या बनती चली जा रही है कि अ, वैज्ञानिकों का मानना है कि कचड़े का इतना बड़ा ढेर पूरी पृथ्वी पर कहीं नहीं है जितना आज के दिन में निम्न भू कक्षा में है। निम्न भू कक्षा को वैज्ञानिक कहते हैं कि कचड़े का दुनिया का कचड़े का सबसे बड़ा ढेर कहीं पर है, तो वो निम्न भू कक्षा में है। तो इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है ये कि इसको कचड़े का ढेर माना जा रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए धीरे-धीरे हम देख रहे हैं कि ये समस्या बढ़ती चली जा रही है और इसका इसके उपाय करना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जा रहा है। यहीं पर एक छोटी-सी अवधारणा है जिसको हम लोग कहते हैं केस्लर सिंड्रोम। केस्लर सिंड्रोम। तो केस्लर सिंड्रोम एक अवधारणा है जो कि नासा के एक वैज्ञानिक डोनाल्ड केस्लर ने 1978 में दी थी और उन्होंने कहा था कि भविष्य में ऐसा संभव है कि इतने सारे मलबे जमा हो जाएँगे, इतने सारे उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा कि पूर्ण रूप से इतने अधिक मात्रा में यहाँ पर मलबे बन जाएँगे कि एक बार ऐसा संभव है कि मलबा किसी एक उपग्रह से टकरा जाए और इसके कारण यहाँ पर से ये बिखर करके और ज़्यादा यहाँ पर से मलबे बनेंगे और वो मलबे और किसी उपग्रह से टकराएँगे, वहाँ पर से एक और मलबे का टुकड़ा वहाँ पर से और बनना शुरू होगा और इस प्रकार से एक श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे पूरी जो आपकी कक्षा है, वो बेकार हो जाएगी। वो किसी काम की नहीं रह जाएगी, ये उन्होंने कहा था कि यदि कक्षा में बहुत अधिक अंतरिक्ष मलबा है, तो इसके परिणाम स्वरूप एक श्रृंखला अभिक्रिया हो सकती है, जहां अधिक से अधिक वस्तुएं आपस में टकराती हैं और इस प्रक्रिया में नए अंतरिक्ष मलबे का निर्माण होता है, उस बिंदु तक जहां पृथ्वी की कक्षा अनुपयोगी हो जाती है। तो उन्होंने ये बात कही थी और आज जाकर के हम देख रहे हैं कि हम वैसी परिस्थिति में पहुंच रहे हैं जहां पर शायद ये केस्लर सिंड्रोम सही साबित हो जाए। तो इसीलिए इन बातों को हमें थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है कि किस प्रकार से आज जो है, ये सारी समस्याएँ हमारे लिए काफ़ी बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसीलिए इन समस्याओं को समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हमने देखा है कि अ, कई सारे राष्ट्र अब इसके ऊपर कार्य भी कर रहे हैं। भारत ने भी अ, हमारी भी नेत्र योजना है जिसके तहत हमारी कोशिश है कि हमारे जितने भी अंतरिक्ष मलबे हैं, उसको हम लोग हटा पाएँ। उसी प्रकार से जापान आज कार्य कर रहा है कि जैसे जिस प्रकार से मछली पकड़ने वाले जाले होते हैं, उस प्रकार के जाले का निर्माण वो कर रहे हैं जिसके माध्यम से वे अंतरिक्ष मलबे को साफ कर पाएँ। उसी प्रकार से नासा कार्य कर रहा है ऐसे मिसाइलों पर, जिस मिसाइलों को हम दाग सकें सैटेलाइट पर और उस सैटेलाइट को बाहर की ओर धकेल सकें। तो ये सारे अलग-अलग प्रकार के कार्य हैं, अलग-अलग प्रकार की योजनाएँ हैं, अलग-अलग प्रौद्योगिकी है जिसके ऊपर विश्व आज काम कर रहा है ताकि हम अंतरिक्ष मलबे को कम कर सकें। तो ये तो इसलिए ध्यान रखेंगे इन सब का कि कैसे-कैसे हम इस पर कार्य कर रहे हैं। तो ये हमारा अध्याय हुआ। अब इसमें आपको करंट अफ़ेयर्स वग़ैरह जोड़ करके चलना होगा।
तो 2 प्रश्न देख लेते हैं। मुख्य प्रश्न हम लोग कल देख लेंगे। 2 प्रश्न हैं जो कि यहाँ पर से और हैं। एक बार जल्दी से ये प्रश्न पढ़िए। आपके लिए मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ। आप अपने उत्तरों को अंकित कर दीजिए जल्दी से। एक बात और एक सूचना कि पिछले महीने जो भी क्लास आपके हुए हैं उसके फीडबैक फॉर्म आपके पास चले गए होंगे। आप उन फीडबैक फॉर्म को ज़रूर एक बार भर दीजिए ताकि हमें भी समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं और कुछ भी आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़रूर करें ये काम। तो जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कर दें। हाँ, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है कि खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में क्यों नापते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों में से 42% लोगों ने डी अंकित किया है, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप ये समझिए कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं? तो खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापे जाने का क्या कारण है? प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश वर्ष का अर्थ होता है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, इसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये प्रकाश वर्ष हो जाता है। तो पहला क्या है, तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तित नहीं होती हैं। ये तो हमने पढ़ा कि तारकीय पिंडों के बीच की दूरियां तो हमेशा परिवर्तित होती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड में विस्तार हो रहा है, तो ये तो स्थान खुद ब खुद ही विस्तरित हो रहा है, तो ये तो दूरियां बढ़ेंगी। तारकीय पिंडों का गुरुत्व परिवर्तित नहीं होता। गुरुत्व परिवर्तित होता है, हर एक बिंदु पर गुरुत्व जो है वो अलग होता है, लेकिन और इसका प्रकाश से कोई संबंध तो नहीं है। गुरुत्व का प्रकाश से तो कोई सीधा संबंध नहीं है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में यात्रा नहीं करता, क्योंकि प्रकाश सामान्यतः तो सीधी रेखा में यात्रा करता है, परंतु ऐसी भी परिस्थितियां बनती हैं जहां पर प्रकाश का जो पथ है वो मुड़ जाए, तो ये होना संभव भी होता है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो सही उत्तर होगा कि प्रकाश की गति सदैव एक समान होती है। तो क्योंकि प्रकाश की गति में कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए इसके बड़े आराम से कि कितनी दूरी एक वर्ष में तय करेगा प्रकाश, उसके हिसाब से हम दूरियों का मापन हम कर सकते हैं। एक और प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है? पहला, किसी विशेष स्थान की वनस्पति का पर्णहरित का अंश। दूसरा, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। और तीसरा है किसी विशेष स्थान के भूपृष्ठ तापमान। तो जल्दी से अंकित कीजिए अपने उत्तरों को, उसके बाद फिर इसकी चर्चा करते हैं। हम्म तो 41% लोगों ने अंकित किया है डी, जो कि यहाँ पर सही उत्तर है। तो आपको मैं एक बार बता दूं क्यों। पहला है कि पूछा हमसे क्या जा रहा है कि उपग्रह के चित्रों का या आंकड़ों का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश, यानी क्लोरोफिल का अंश, क्या ये पता लगाया जा सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये हरे रंग के होते हैं। तो यहाँ पर हरे रंग के हिसाब से हरे रंग को हम यहाँ पर मापते हैं, और जितना अधिक हरा रंग होगा, जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उस हरे हरे रंग की, उतना अधिक वहां पर पर्णहरित होगा, यानी कि उस हिसाब से वनस्पति को हम समझ पाएंगे कि वहां पर कितने
कैसे सिंचाई की आवश्यकता है या नहीं है, कितने जल की आवश्यकता है या नहीं है, ये सारी बातें जो कृषि से संबंधित है, ये हमें पता लग जाता है उपग्रहों के आँकड़ों से। किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन, ये भी हम पता लगा सकते हैं, क्योंकि कौन से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है? ये आप बताइए? धान के खेतों से कौन-सा ग्रीन हाउस गैस निकलता है? हाँ, मीथेन, बिल्कुल सही। तो मीथेन गैस के उत्सर्जन का भी हम पता लगा सकते हैं क्योंकि उसका विश्लेषण करना हमारे लिए संभव होता है। और विशेष स्थान के भूपृष्ठ तापमान, तो तापमान का तो हमें पता लग जाएगा, यहाँ पर हम अवरक्त तरंगों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर अवरक्त तरंगों का पता लगाते हैं और जितने अवरक्त तरंगे होंगे उतना ज़्यादा तापमान होगा। तो इसीलिए ये तीनों ही करना हमारे लिए संभव होता है। तो चलिए यहीं पर समाप्त करते हैं आज की कक्षा। कल जब हम शुरू करेंगे तो पहले मुख्य परीक्षा में जो-जो प्रश्न पूछे गए हैं अंतरिक्ष से, उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे अपने अगले अध्याय में आगे बढ़ेंगे। तो अभी अगर आपके पास कुछ प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछ लें। आपको मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं लीडर बोर्ड के बारे में। तो ये रहा आपका लीडर बोर्ड। तो अनुराग, निशी, शिल्पी, अंकुल, मनीषा, सुषमा, दीक्षा, आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई। आप लोगों का सारा उत्तर बिल्कुल सही रहा है। और इसके अलावा दोबारा मैं दिखा देता हूँ, हट गया। ये लीजिए। तो बाकी ठीक है, देख लिया आप लोगों ने। मेरी ईमेल आईडी आप पूछ रहे हैं, मेरी ईमेल आईडी आप लिख लीजिए। ये है मेरी ईमेल आईडी rashesh.kumar@byju's.com। ये है मेरी ईमेल आईडी। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप यहाँ पर ज़रूर पूछ सकते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया? भारत में यदि आप पूछ रहे हैं तो 1962 में पहली बार हम लोगों ने नासा के माध्यम से ये किया था।